अस्सलाम वालेकुम। हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए हैं और इस दफ़ा हम लोग थोड़ा सा मुख्तलिफ टॉपिक हमने चुना है आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए, कुछ आइडियाज़ हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज का टॉपिक एक सोसाइटल प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते उसको कि कोई इस कैटेगरी में आता होगा, लेकिन हम लोग कुछ एक नया फॉर्मेट है उसके ऊपर हम ट्राई कर रहे हैं कि हम इस पर बात करें। हम लोग बेसिकली कंपेयर एंड कंट्रास्ट टाइप टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि एम्प्लॉयज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो बिज़नेस ऑपरेशन को रन करते हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव होता है अपने एम्प्लॉयज़ के, जो उनके अंडर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, और एक रेगुलर एम्प्लॉय जो है जो एक कंपनी में काम कर रहा है, जो नॉर्मली मिडिल क्लास में हम लोग कैरियर अपने बना रहे होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, तो उनका क्या पर्सपेक्टिव होता है। तो आज मैं ये रोल प्ले करूँगा कि मैं एक एम्प्लॉय के बारे में, मैं उसके पर्सपेक्टिव से बात करूंगा कि उनकी क्या ज़रूरियात हो सकती हैं या उनकी क्या डिमांड्स हो सकती हैं या उनके क्या राइट्स हैं। और माँ साहब एज एन एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉयर के तौर पे चीज़ों को देखेंगे और अपना जो है वो पर्सपेक्टिव जो है वो अपना क्लियर करेंगे। तो हम शुरू कर देते हैं माँ साहब से कि माँ साहब के मुताबिक, आपके मुताबिक माँ साहब, एम्प्लॉयर जो हैं आजकल के, अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं जी तो बिल्कुल। आपकी क्या मतलब आपके क्या प्रिंसिपल्स होंगे अब बिज़नेस को रन करने के लिए, और आप किस तरीके से मैनेज करेंगे? मेरी कोशिश तो यही होती है कि आइडियली जो हक है ना एम्प्लॉयज़ का वो उनको मिलना चाहिए। एक तो सैलरी डिले नहीं होनी चाहिए, और एक्सप्लॉइटेशन जो उनसी है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। आप जानते भी हैं, आप भी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है। बिल्कुल। इस बारे में आप पहले बताएं, अपना पर्सपेक्टिव बताएं कि एम्प्लॉयज़ क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हमारे आजकल के कल्चर के अंदर। तो फिर आइडियली हम उसका जो है वो देंगे आगे। अच्छा, हमारा बेसिकली जो प्रॉब्लम इन्होंने हाईलाइट किया एक्सप्लॉइटेशन का, वो काफ़ी वैलिड है। जो भी लोग जॉब्स कर रहे हैं वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे। वाइट कॉलर जॉब्स खास तौर पे हम उनकी बात करेंगे कि एक पढ़े लिखे लोग हैं, वो ग्रेजुएट हो चुके हैं और उसके बाद वो जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में एज ए प्रोफेशनल। तो मैं बीइंग एन एम्प्लॉय अगर मैं बात करूँ तो एक्सप्लॉइटेशन को फेस करना पड़ता है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी जो कमिटेड वर्क आवर्स हैं, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, उनसे कई गुना ज़्यादा आवर्स आपको पुट अप करने पड़ते हैं काम के लिए, और वो आपसे बेसिकली एज अ फेवर नहीं कहा जाता, बल्कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप करें, जबकि ये ठीक नहीं है। मतलब जिस तरह आप लोगों ने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और आपको अगर एक आपकी जॉब है जो 8 आवर्स की जॉब है, तो इट मीन्स के 8 आवर्स तक आप उनके साथ कमिटेड हैं, उसके बाद अपनी लाइफ में आप डिफरेंट बाकी जो काम है वो कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि एक्सपेक्टेशंस इस तरह की हाई रखी जाती हैं एम्प्लॉयज़ से, और उसके बाद उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया जाता है कि जी डेडलाइन आ गई है, डेडलाइन को मीट करना है, या इस टाइप की चीज़ें उनके ऊपर डाली जाती हैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर, कि वो लोग मजबूर हो जाते हैं कि चलो ठीक है अब काम तो करना ही है। ज़ाहिर बात है, जब काम अगर इनकार करेंगे या कोई मतलब वजूहत पेश करेंगे कि हम नहीं कर सकते, तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उनको रिप्लेस कर देंगे, उनको बिल्कुल सही नए बात लोग है। मिल जाएंगे। सही और बात है। यही एक और पिटफॉल है हमारा, हम लोगों का, कि रिप्लेसमेंट्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं। ठीक है। आपने किसी कंपनी के साथ अंदर काम किया है, उनको टाइम दिया अपना, अपनी ज़िंदगी के चंद साल दिए हैं अपने कंपनी को, और अब आप एक लॉयल एम्प्लॉय, अब लॉयल्टी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी कंपनी आपसे लॉयल नहीं होगी। जब भी उनको लगेगा कि इस बंदे को रिप्लेस करना है किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, लाजमी नहीं है कि वजह हमेशा ऐसी ही हो कि कोई आपने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया, मे बी उनको वैसे ही आप से कोई प्रॉब्लम हो गया, तो वो एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे कि वो आपकी लॉयल्टी को देखें या इस तरह की कोई जो है आपकी खिदमत जो आपने उस इदारे को दी हैं अपनी, उनको देखें, और वो फ़ौरन आपको जो है ना उधर से निकाल बाहर करेंगे, और आपकी जगह पे वो किसी नए बंदे को रख लेंगे। और प्रॉब्लम हमारा यही है कि रिप्लेस करने के लिए लाइन में बंदे लगे होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है कि एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इस चीज़ की भी परवाह नहीं होती कि कॉम्पिटेंसी क्या है या काम किस क्वालिटी का आपको करके दिया जा रहा है, वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते। वो कहते हैं कि यार इसको हम सपोज़ 2-3 लाख रुपया तनख्वाह दे रहे हैं, तो ये हमें काम करके दे रहा है और हमें इसको तनख्वाह देनी पड़ रही है, बेसिकली वो उनको एक खर्चा लग रहा होता है। बिल्कुल। तो वो उसको फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट नहीं समझेंगे, एक खर्चा समझेंगे, और फिर उसके बाद ये होगा कि जब आपको रिप्लेस करेंगे तो कहेंगे देखें जी 3 लाख रुपया इसको दे रहे थे, इसकी बजाय हम लाख लाख के 3 बंदे रख लेंगे। ठीक है। इसके अंदर मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा
और बिल्कुल, बल्कि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप बिल्कुल, नहीं समझते कि ये चीज़ जो सी है वो आपके जो कोलीग्स हैं वो पॉलिटिकल मैनूवर भी कर सकते हैं बिल्कुल। बॉस के आगे? ये भी होता है, बिल्कुल ये देखें मैं अगर बीइंग एम्प्लॉय अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रहा हूँ ना, तो एम्प्लॉयज़ भी बहुत टाइप के होते हैं। तो ये भी बात है, बिल्कुल इन्होंने अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है कि ऑब्वियसली एक एम्प्लॉय को ये भी चीज़ फेस करनी पड़ती है कि पॉलिटिकल मैनूवर्स भी होंगे, क्योंकि एक जगह पे जब आपने जॉब करनी है, जॉब करने के लिए दो दो रास्ते हैं कि आप ऊपर यानी कि आप जो या हिरार्की है उसको हाँ, क्लाइंब क्लाइंब कर। या मेरिट के थ्रू आप ऊपर आओ, या आप खुशामद के थ्रू ऊपर आओ। बिल्कुल, यानी कि अगर आप में टैलेंट नहीं है तो फिर आपको सारी बात है कोई मतलब मैनूवर्स करने पड़ेंगे पॉलिटिकल या इस टाइप की आप डिफरेंट इस टाइप के अंडर हैंडेड किस्म के काम करके ख़ुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करेंगे। तो हम्म, ये एक प्रॉब्लम है कि जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग होते हैं या मतलब जो ज़्यादा एकेडम मींस के जो ज़्यादा काबिल लोग होते हैं वो इन चीज़ों की तरफ नहीं जाते, वो अपनी काबिलियत को समझते हैं कि हमारी काबिलियत ही काफ़ी है। जबकि आजकल के दौर में सिर्फ काबिलियत काफ़ी नहीं है, आपकी बिल्कुल। जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं या डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनलिज्म होता है, एक प्रॉपर आपका तरीकाकार होता है कि किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है या किस तरीके से प्रेजेंट करना है। ये सब चीज़ें भी अब आपकी मैटर करती हैं। अगर आपके अंदर इन चीज़ों में कमी है तो मोस्ट प्रोबेबली वो लोग आपकी लैडर को क्लाइंब कर जाएंगे। जिन लोगों में बेशक काबिलियत की कमी है लेकिन उनके अंदर ये स्किल्स ज़्यादा पॉलिश्ड हैं। हम्म, तो ये चंद मेरे पॉइंट मेरे तरफ से अगर मैं एज एन एम्प्लॉय बात करूं तो ये वाले चैलेंजेस हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा से मज़ीद इनकी आइडियली तरफ लेके आइडियली चलता आप हूँ। क्या समझते हैं कि आइडियली किस तरह होना चाहिए? आइडियली एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होना चाहिए, आइडियली एक ना मैं ये समझूंगा कि जो होती है ना एवेल्यूएशन जो होती है किसी एम्प्लॉय की, मतलब जिस तरह जब इंक्रीमेंट्स वगैरह लगते हैं तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में एवेल्यूशंस होती हैं। हाँ, इवोल्यूशंस बेसिकली सिर्फ एक बंदे की तरफ से नहीं होती, हाँ, बल्कि पूरी टीम की तरफ से एवोल्यूशन होती है, आपका हम्म, फीडबैक होता है कि यार ये बंदा ऐसे काम कर रहा है। अब उसमें क्या होता है कि जब मल्टीपल सोर्सेज बनती है ना, तो जो कॉम्पिटेंट बंदा होता है ना ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट होकर सामने आ जाता है कि यार ये बंदा कॉम्पिटेंट है। हम्म, हर तरफ से उसका फीडबैक यही आएगा। जो कॉम्पिटेंट नहीं होते वो लोग में भी चंद लोगों के लिए बहुत अच्छे हों कि हम्म, यार ये तो बहुत अच्छा बंदा है, बड़ा नाइस बंदा है, लेकिन ज़्यादा लोगों का जब फीडबैक आएगा तो वो फिल्टर आउट हो जाएगा कि यार इस बंदे में काबिलियत है या नहीं है। हाँ। तो आइडियली इस तरह का होना चाहिए सिस्टम के जो आपकी वैल्यूएशन है वो एक प्रॉपरली मेरिट की बेस पे हो। हम्म। तो ये बेसिकली मेरा ख्याल है कि ये जो कल्चर है ना, ये माइंडसेट से स्टार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ना। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के एज एन एम्प्लॉयर आप काम कर रहे हैं तो आपका माइंडसेट क्या है? बिल्कुल, अगर आपका माइंडसेट, यहाँ आप देखें हमारे पंजाब के जो एरिया है, यहाँ हमारे आबा अजदाद ज़्यादातर ज़मींदारी करते थे, बिल्कुल, ठीक है। तो माइंडसेट अगर आपका फ्यूडल माइंडसेट है ना, तो आप एक अच्छा कॉरपोरेट कल्चर प्रमोट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़ आपके लिए बिल्कुल मज़ेरे हैं जो आपकी ज़मीनों पे काम कर रहे हैं, और आपने उनको उनसे तेल निकालना है। इन शॉर्ट जो माइंडसेट है वो यही है। बिल्कुल, यानी कि इन शॉर्ट वही जो हमने जहाँ से बात स्टार्ट की थी, एक्सप्लॉयटेशन है एक मैसिव स्केल पे हम्म, कि आप इनको एक्सप्लॉइट करें। यानी कि अगर एक एम्प्लॉय को अगर आप सपोज एज एन एम्प्लॉयर आप मुझे इस माइंडसेट के बारे में बताएं कि अगर एक एम्प्लॉय को आप 1 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं तो आपकी ठीक उससे है। क्या एक्सपेक्टेशन है। मैं ट्रेडिशनल माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। देखिए, हर बंदे के काम करने का तरीका एक डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर आपका काम पूरा है और ज़िम्मेदारी के साथ आपके सारे काम हो रहे हैं और आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अपने चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिनके थ्रू आप उनकी डेली प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको अपने आइडियली आपको अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो आपके काम का, आपके कारोबार का ख्याल रख रहे हैं। ठीक लेकिन है, अनफॉर्चुनेटली 90% केसेस के अंदर ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे यहाँ जो कंपनीज़ हैं वो कंपनीज़ नहीं हैं, वो बेसिकली सेठ कंपनीज़ हैं, बिल्कुल, ठीक है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट वन आपने मैन हाईलाइट शो किया। है वहाँ, ठीक बिल्कुल, है। बॉस ने कोई पॉलिसी नहीं है, कोई वीएन नहीं है। होना तो ये चाहिए कि एक एम्प्लॉयर या जो कोई बॉस है जो अगर कोई पोजीशन होल्ड कर रहा है ऑफिस में, उसका एक वीएन क्लियर हो कि अगले 3 महीने में हमने कहाँ कहाँ किस तरफ लेकर जाना है, और उसको स्मॉलर इम्प्लीमेंटेबल स्टेप्स के अंदर चेंज करके अपनी टीम के साथ प्रॉपरली डिस्कस करे। लेकिन यहाँ होता है इस तरह नहीं है। बॉस आया, बॉस ने आगे कह दिया कि मैंने बस आपको ये कहा है तो आपने ये करना है। अगले दिन बॉस उठा, बॉस को लगा कि ये मैंने अपनी पॉलिसी अपनी गलत मैंने मिली है, और उसने बॉस ने फ़ौरन यू टर्न ले लिया। उससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉय होता है ना वो हमेशा इसी
इसी चीज़ के इंतज़ार में रहता है कि बॉस की तरफ से क्या कमांड आएगी, तो वो उसको पूरा किया जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट इनिशिएटिव जो है डिस्करेज होता है डिस्करेज होता है, कि बिल्कुल। आप इनिशिएटिव नहीं ले सकते। अगर वो लेंगे तो इट वुड बी अ मोर लाइक अ पॉलिटिकल मैनूवर, ठीक है, जो कि अगर वो कामयाब हो गया तो हो गया, अदरवाइज आपके काम की वैल्यू नहीं होगी। अगर आपका इनिशिएटिव गलत साबित हो गया, बॉस को नहीं पसंद आया, तो इसका मतलब है कि आप बहुत पीछे चले अब जाओगे। फॉर एग्जांपल माशाल्लाह, अब आप एट अ टाइम आप 3-4 प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल अब आपके लिए जंप करना फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू द अदर आपके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल फ़्लो के बारे में मैं बड़ी बात करता हूँ। एक साइकोलॉजिकल फ़्लो चाहिए होता है आपको, बिल्कुल ताकि आप उस प्रोजेक्ट की पीक तक पहुँचें। लेकिन जब आपको बार-बार आपका वो ब्रेक होगा ना, साइकोलॉजिकल फ़्लो, एक से दूसरे, दूसरे पे तीसरे, तीसरे से चौथे, तो आपकी वो परफ़ॉर्मेंस ऑटोमैटिकली एज़ अ ह्यूमन बीइंग आप उस तरीके से परफ़ॉर्म कर ही नहीं पाओगे। बिल्कुल। और कुछ मतलब अगर काम के हवाले से देखा जाए ना, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होते हैं लोग, हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही हो रहा होता है कि 2 से 3 प्रोजेक्ट्स में एंगेज होते हैं, अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जब आप एक से स्विच करके दूसरे प्रोजेक्ट में आप जाते हो, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्टमेंट में, मतलब आपको उसकी डोमेन अंडरस्टैंड करने में, बिल्कुल सही उस बात है। स्पेस में जाने में, जिस जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आपको जाते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस चीज़ को जो है ना, ये एक इसका होता है कूल डाउन पीरियड, या उसको गेटिंग यूज टू पीरियड जो होता है, वो भी इसमें काउंट होना चाहिए। जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाए तो जो एक्सपेक्टेशंस भी होती है ना एम्प्लॉयर्स की, वो बड़ी अनरियलिस्टिक सी होती हैं कि आपको एक अजीब सी डेडलाइन बता दी जाएगी, रात के 12 बजे फ़ोन आ जाएगा, या मीन्स के आपकी एक तो प्राइवेट लाइफ में भी बहुत इंट्रूजन हो जाती है कि यू आर नॉट, ऑफिस के आवर्स के बाद आपकी प्राइवेट लाइफ है, उसमें भी इंट्रूजन हो जाएगी, और फिर आपको ऐसी अनरियलिस्टिक डेडलाइन दे के फ़ौरन आपसे कहा जाएगा कि ये कर दें, बस ये जैसे मर्जी करके कर दें। तो उनको एक तो एफर्ट का भी नहीं पता होगा कि यार इसमें एफर्ट कितनी लगेगी, अगर ये बंदा ही करेगा काम, इसने करना भी, और ये अपना पूरा टाइम भी डेडिकेट करेगा, मतलब उनकी कोशिश ये होगी कि आपको मज़ीद पुश करते रहें, करते रहें, करते रहें। डू मोर का मुतालबा करते हैं। बिल्कुल। तो पॉइंट ये है कि ये सब कुछ ठीक है, एक एम्प्लॉय को करें, पुश भी करें। मेरे मेरे ख्याल से कि ये एक एम्प्लॉयर की इनकम्पिटेंसी है। मे बी ये इनकम्पिटेंसी भी हो सकती है, आप एम्प्लॉयर वाला क्योंकि अगर पर्सपेक्टिव अगर तो आप देखें ना, बताएंगे। अगर देखें, अगर आप एक एज एन एम्प्लॉयर, अगर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है कि आपके पास जो वर्कर्स हैं या आपके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपने उनको किस तरीके से मैनेज करना है और उनसे आपने कैसे प्रोडक्टिविटी को निकालना है, तो ये आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आप एक बंदे को बार बार पोक करें या उसको पुश करें, डू मोर वाला मुतालबा करें, एक चीज़ से जंप करवाएं दूसरी चीज़ पे, दूसरे से जंप करवाएं आप तीसरी चीज़ पे। मैं बेसिकली, आप एज एन एम्प्लॉयर आपका पर्सपेक्टिव क्या होगा, मतलब आप वाई आर यू डूइंग दिस एज एन एम्प्लॉयर, आप ये क्यों कर रहे हो? मैं इस तरह तो बिल्कुल नहीं कर रहा। नहीं, मैं मैं आई एम जस्ट आस्किंग यू टू बी बिकम अ डेविल्स एडवोकेट। आप सोचें कि अगर आप इस तरह के एम्प्लॉय हैं, तो ये काम क्यों हो रहा है, मतलब। मेरे ख्याल से एक जो वर्किंग क्लास और जो रूलिंग क्लास का जो एक डिफरेंस अंदर आ जाता है ना, बिल्कुल। कि हम इनको पैसे दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने देखा है सोसाइटी में, कि हमने इस बंदे को ख़रीदा हुआ है, हम इसको पैसे दे के इस पे एहसान कर रहे हैं, ये मजबूर है, ऐसे बाहर मार्केट के अंदर नौकरियां नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके के ऊपर वो एक्सप्लॉइट करते हैं, मेरा ये ख्याल है। ठीक है। तो ये यानी कि माइंडसेट ये है माइंडसेट बेसिकली, ये है, बिहाइंड द सीन्स ये माइंडसेट है, फ्यूडल माइंडसेट है ना, मैंने एक जिस तरह फ्यूडल आपको माइंड। बताया कि जिस तरह वो ज़मींदार का एक चौधरी होता है ज़मीनों का, तो वो आगे उसने मज़ेरे कुछ रखे होते हैं और वो कहता है कि मैं इनको जूते भी मारूंगा, मैं इनको 6 महीने बाद जो उनसे वो खाने वगैरह की चीज़ें भी दूँ और मैं जैसे चाहूँ इनको इस्तेमाल करूँ। ये माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा अगर हमने अपनी कंपनीज़ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो। बिल्कुल। ये आपकी बात से मैं काफ़ी ज़्यादा एग्री भी करता हूँ, और बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि ये जो एक माइंडसेट है ना बिहाइंड द सीन्स, कि इस तरीके से जो है ना आपने उनको एक परसेप्शन आपने एम्प्लॉयज़ की रखी हुई है कि यार इनको तो पैसे दे रहे हैं, तो इनको जो है ना अब एक्सप्लॉइट करो जैसे मर्जी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है। और बेसिकली ना एक और चीज़ है कि मे बी आज से पिछले चंद डेकेड्स पहले ना, जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, और मतलब वाइट कलर जॉब्स इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती थी, बेसिकली जॉब्स ही होती थी, फैक्ट्री वर्कर हैं या इंजीनियर्स वगैरह होते थे, तो वो एक डिफरेंट लेवल की जॉब होती थी। तो उस टाइम पर मे भी इस तरह के फॉर्मूले चल जाते हों कि यार ठीक है, इनको पुश करें एम्प्लॉयज़ को, और ये सब कुछ करें इनके साथ, इस तरह की अप्रोच जो है ना, उससे मे भी इनको कोई बेनिफिट्स मिलते हों। आजकल वाइट कॉलर जॉब्स के अंदर ये वाले फॉर्मूले नहीं लग सकते। बिल्कुल सही बात है। मतलब आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक लिमिट तक पुश कर सकते हैं, उसके बाद उन सब देखें, एट द एंड ऑफ द डे क्या मोटिवेशन है एक जॉब करने की। सबसे पहली मोटिवेशन तो यही है कि यार आपको एक अच्छी सैलरी मिल रही है, कॉम्पिटेंट सैलरी मिल रही है, उसकी वजह से आप जॉब कर रहे हो।
अगर आपको वो सैलरी भी पूरी नहीं मिल रही ठीक तरह से और उसके अलावा आपके जो काम है उसकी वैल्यू भी नहीं किया जा रहा, आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, तो वाई वुड यू वांट टू वर्क? आप चेंज करोगे जॉब, आप कहोगे यार इससे बेहतर कोई जॉब मुझे मिल जाएगी, मैं उधर चला जाऊँगा, जिधर मुझे वैल्यू तो मिल रही होगी ना एटलीस्ट। और वैल्यू मिलने का ये मतलब नहीं है कि आपको एज एन कंधे पे थपकी दी जाए, सॉरी एक बात मेरे ठीक है। कंप्लीट करने दें, कि आपके कंधे पे थपकी दी जाए कि ओ बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, नहीं। अप्रिसिएशन मीन्स कि आपको एक रिवॉर्ड मिले। तो रिवॉर्ड के बारे में आप कह सकते हैं आप मतलब एज एन एम्प्लॉय आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आइडियली कि एम्प्लॉयर आपके साथ कैसे चले? बिल्कुल देखें इसमें ये है कि सैलरी को अगर इग्नोर करें कि ठीक सपोज है। एक सैलरी जो एग्री हो चुके हैं वो उतनी ही हमें मिले, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं, एचआर एलिमेंट्स होते हैं ह्यूमन रिसोर्स के, या इवन आपको कुछ ओवर टाइम। एंटरटेनमेंट दी जाती हैं। अगर ओवर टाइम किया तो उसके बेनिफिट्स आपको दिए जाएं, बिल्कुल, या ये बात ठीक है। सपोज इवन इतना कर दिया जाए कि आजकल मतलब जिस तरह हमारे पाकिस्तान में जो इकॉनमी कल हालात हैं, ये सब कुछ है, एक प्रॉब्लम्स बने हुए हैं लोगों के लिए काफ़ी, तो कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं। फॉर एग्जांपल लंच दिया जाए ऑफिस में, अगर ज़्यादा इस लंच के आवर्स के दौरान भी काम कर रहे हैं लोग, उनको एक लंच दिया जा सकता है, कंपनी इजीली अफोर्ड कर सकती है, इट्स नॉट अ बिग देखिए डील। मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है ना, इसे सीएसआर कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये हमारी जो के सेठ कंपनीज़ हैं, एक तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर फैसला हो रहा होता है। कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे यहाँ जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर तो कोई बोर्ड वगैरह तो नहीं बैठता। ये इंडिविजुअल इंसान के अंदर एक एहसास होना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसमें ना एक ठीक है। चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि देखें मोस्ट ऑफ द टाइम जो देखते हैं ना स्मॉल स्केल ऑपरेशन हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, या मतलब छोटे लेवल की कंपनीज हैं, मींस के 10 to 20 एम्प्लॉयज़ वाली कंपनीज हैं, उधर एक स्ट्रक्चर तो नहीं होता जिस तरह बोर्ड बिल्कुल ऑफ सही बात गवर्नर्स है। और ये सब कुछ है उसमें बेसिक, लेकिन उसके अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद होते हैं जो मैनेजरियल पोजीशंस पे होते हैं। बेसिकली एक मैनेजर होगा, इस टाइप के लोग होंगे, उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो जो है ना एम्प्लॉयज़ के लिए वो बाले जान बनते हैं। मतलब वो खर्चे बचाएंगे, अजीबो-गरीब किस्म की पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अच्छी उनकी मोटिवेशन इफ़ेक्ट होगी बेसिकली। वो आपकी बात ठीक है। तो वो मिडलमैन जो है ना, सॉरी, वो ज़्यादा नुकसान वो करते हैं। ज़्यादा नुकसान करता है, वो दोनों साइडों का नुकसान करता है। बिल्कुल, वो वो एम्प्लॉयर का भी करेगा, वो एम्प्लॉय का भी करेगा। एम्प्लॉयर को तो शुरू में यही लगेगा कि हमारा खर्चा बच रहा है, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर उसके एम्प्लॉयज़ ही उससे बददिल हो गए हैं और वो छोड़ के जा रहे हैं, मेरा ख्याल है और इसके अंदर नुकसान जो ज़्यादा है। बेहतरीन हल ये है कि वो ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होना चाहिए। बिल्कुल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ करें, मतलब उसके अंदर ना आप थोड़ा-सा स्ट्रक्चर में लेके आएँ चीज़ें। कुछ आपको इस तरह का भी स्ट्रक्चर रखना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ का भी जो उनकी प्लीज़ हैं, या उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि ठीक है, आप उनकी बातें भी सुनें, उनके पॉइंट्स या उनकी जो भी ज़रूरियात हैं, उनको सुना एक एक सुना जाए। पॉइंट ज़हन में आया है, ये जो आपने मिडलमैन की बात की है ना, ये बेसिकली दोनों साइडों पे खेलता है बंदा। बिल्कुल, ये एम्प्लॉय वाली साइड पे भी खेलता है, ये हुँ, एम्प्लॉयर वाली साइड पे भी खेलता है। बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल जो मैनूवर जो उनसे परफॉर्म करता है ना, वो यही बंदा होता है। बिल्कुल। इस बंदे को स्पॉट करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बारे में मतलब हम अगर इससे ज़्यादा आगे बात करेंगे तो इसका मतलब है कुछ हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस में घुस जाएंगे। तो आई थिंक यहाँ तक जानना ज़रूरी है, इतना काफ़ी है कि एक इस तरह के जो पॉलिटिकल मनूवर वाले बंदे होते हैं, टीम का पार्ट होते हैं, जो कि किसी हद तक एम्प्लॉयज़ के लिए और एम्प्लॉयर्स के लिए दोनों के लिए एसेंशियल भी होते हैं कि इस तरह के लोग होने चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि वो लोग अपनी अथॉरिटी को अब्यूज़ ना करें, मतलब उनको अच्छे तरीके से एक ईमानदारी से निभाएं अपनी अथॉरिटी को। और लास्ट एक एक चीज़ मैं ज़रूर इसमें हाईलाइट करना चाहूँगा कि देखें एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपके साथ चल रहे हैं, उनको अच्छी आप जो भी सैलरी दे रहे हैं वो उसके साथ, मतलब उनको अगर कम सैलरी भी देंगे वो काम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आजकल के दौर में मजबूरी है जॉब करना और ये सब कुछ है। तो मैं सिर्फ इतनी से सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप अपना जो भी टोटल आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं ना, और एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के अलावा 5% रेवेन्यू अगर आप री इन्वेस्ट कर देना एम्प्लॉयज़ की बेटरमेंट के लिए, परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि एम्प्लॉयज़ का मोरल हाई हो जाएगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगी, और आपको वो ऐसे ऐसे काम करके देंगे जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे या आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो ये एम्प्लॉयज़ को जो है ना, मेरी तरफ से ये मैसेज है कि एम्प्लॉयज़ को ये ज़रूर करना चाहिए। आपका कोई एंडिंग नोट? आइडियली होना तो यही चाहिए कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका आप ख्याल करें। ठीक है, उनको आप इतना लिमिट्स तक पुश ना करें कि वो हर वक्त हर नए नए ऑफिस में सीवीज़ फेंकता रहे, क्योंकि बेहतरीन बंदा वो है जिसका एक मुलाजिम पुराना है और जिसका एक दोस्त पुराना है। इस बात पे मैं बात को एंड करूँगा और आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।